हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत का इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ये एक रिवीजन वीडियो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम अब नज़दीक हैं, डेट शीट आप सभी की आ चुकी है और जल्दी आप सभी को एडमिट कार्ड भी मिलने वाले हैं। तो अब हमारे पास जो भी समय बचा हुआ है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने में और अपना रिवीजन करने में लगाएं, ताकि एग्ज़ाम के दिन हम अपना 100% दे सकें। तो इसी पर्पज़ के साथ दोस्तों हम आपके सामने रिवीजन वीडियो लेकर आए, जिसमें हम हर दिन जो है एक नई वीडियो के साथ आपके रिवीजन करवाएंगे। आज उसी सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं दो ध्रुवीयता के अंत की। हम इस वीडियो में उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जहां से सवाल पूछे जा सकने की संभावना प्रबल मानी जा रही है, क्योंकि जो लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं उनमें से अधिकतर टॉपिक तो आप कवर कर लिए होंगे मेरे हिसाब से। अगर आपने नहीं किया है तो हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट टॉपिक को ऐसे कवर कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे आप सभी को पता है कि दो ध्रुवीयता के अंत में अगर चैप्टर की बात करें तो अधिकतर टॉपिक जहाँ से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें है सोवियत प्रणाली क्या है, ये आपको भली बात ही पता होगा। सोवियत प्रणाली की कमजोरियाँ, सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ के विघटन की परिणतियाँ, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी के परिणाम, पूर्व साम्यवादी देश और भारत, और एक ध्रुव विश्व। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक वो हैं जो इस चैप्टर में अधिकतर हम पढ़ते हैं। बट कभी कभी क्वेश्चन जहाँ से पूछने की बजाय अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है जो इस बार ऐड किए गए हैं। तो हम इस रिवीजन वीडियो में उसी टॉपिक पर फोकस करने वाले जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक में, वो हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान की। तो अगर अफगानिस्तान की बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान एक हाईली रिकमेंडेड टॉपिक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें सबसे पहले पूछा जाता था भाई अफगानिस्तान किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो जो अफगानिस्तान वो दक्षिण एशिया का हिस्सा है। ठीक है, और अफगानिस्तान कि जब शुरुआत हुई तब से 1973 तक 1973 तक जो वहाँ पर राजा का शासन था, बाद में उस शासन को समाप्त करके जो है एक कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक चीज़ की स्थापना की। बाद में 2021 में फिर से वहाँ पर अब तालिबान का शासन हो चुका है 15 अगस्त 2021 से। ठीक है, अब जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में कौन कौन से प्रमुख जाति रहती है, तो अफगानिस्तान में पश्तून रहते हैं, उज्बेक, ताजिक और हाजरा, ये चार प्रमुख जातियां हैं जो अफगानिस्तान की जनजाति है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान की प्रमुख जनजाति के बारे में बताइए, या अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की स्थापना दोबारा कब हुई। तो अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की स्थापना दोबारा 2021 में कब होती है, 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में दोबारा से तालिबानी शासन की स्थापना हो जाती है। और इसमें चार जातियां हैं, पश्तून, उज्बेक, ताजिक और हाजरा। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। बात करते हैं सबसे पहले इधर से हम प्रथम खाड़ी युद्ध। जी हाँ, प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था ये खाड़ी युद्ध। तो अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर कुवैत पर कब्जा जमा लिया। चूँकि कुवैत में अकूत तेल के भंडार थे, बहुत ज़्यादा तेल के भंडार थे, इसलिए कुवैत पर विश्व जो राजनीतिक बड़े बड़े खिलाड़ी थे उनकी नज़र कुवैत पर पहले से थी कि भाई कुवैत और इराक पर कब्जा करके उसके संसाधनों को इस्तेमाल किया जाए। और इसी खिलाड़ियों में से एक महाखिलाड़ी था, वो है अमेरिका। तो क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग का आदेश दिया और 34 देशों की मिलीजुली सेना जो है इतने लाख सैनिकों के माध्यम से जो है इस प्रथम खाड़ी युद्ध का अंजाम दिया गया। और इस प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अमेरिका का कहना था कि भाई जो इराक है उसने कुवैत पर जो हमला कर उस पर कब्जा किया है ये गैर कानूनी है, ये बिल्कुल सही नहीं है। जबकि इस हमले के पीछे अमेरिका का उद्देश्य ये था कि भाई वो इराक के संसाधनों का जो इस्तेमाल करे अपने विकास के लिए। और इसी वजह से इराक पर अमेरिका द्वारा जो है 34 देशों की मिली जुली सेना के साथ वहाँ पर आक्रमण किया गया। उसके बाद अब ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसे कई नामों से जाना जाता है। इस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में पहली बार जो स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। ठीक है, और स्मार्ट बमों के प्रयोग के साथ साथ इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है, इसे वीडियो गेम वॉर की संज्ञा भी दी जाती है। अब ये पहला युद्ध था जिसे
जो है लाइव दर्शाया गया था, लाइव प्रदर्शित किया गया था, इसलिए इसे कई और नामों के संज्ञा के माध्यम से जाना जाता है। इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया, इसे कंप्यूटर वॉर भी कहते हैं और वीडियो गेम वॉर की इसे संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, और इस युद्ध में इराक की हार होती है भाई। 34 देशों की मिली जुली जो सेना थी वो इकट्ठा इराक पर धावा बोलती है और बाद में इराक को जो हार का सामना करना पड़ता है। इराक के हार के बाद जो है कुवैत जो है आज़ाद हो जाता है। अब इस प्रथम खाड़ी युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस प्रथम खाड़ी युद्ध का परिणाम होता है कि विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना हो जाती है। जी हाँ, विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया कि भाई हमारे पास स्मार्ट बमों का अकूत भंडार है। अब आने वाले समय में हम दुनिया पर राज करने वाले, हमसे ज़्यादा दूसरा कोई भी शक्तिशाली देश नहीं है। वो कहा जाता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। अभी हाल फिलहाल में अगर आपने पठान देखी उसमें बार बार जो इब्राहिम जो डायलॉग बोलता है, जो दिखता है वही बिकता है। बहरहाल अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया कि अब भाई मेरे से ज़्यादा बड़ा शक्तिशाली कोई दूसरा देश नहीं है। अब हम विश्व के क्या पितामह हैं और हमसे विश्व की राजनीति जो है शुरू होगी, और वास्तव में आज वैसा ही हो रहा है। तो अमेरिका की विश्व राजनीति में वर्चस्व की स्थापना होती है, दो ध्रुवीयता पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक भी और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका है द्वितीय खाड़ी युद्ध। ये शुरुआत कब होती है? दूसरे खाड़ी युद्ध की शुरुआत होती है 19 मार्च 2003 और इस खाड़ी युद्ध को कहा जाता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्या कहा गया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इस युद्ध को कहा जाता है। अब ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था? इसके माध्यम से अमेरिका द्वारा जो है अलकायदा, तालिबान से संबंधित जितने भी जो आतंकवादी संगठन समूह थे उनके समाप्ति के बाद यहाँ पर रची गई। हुआ क्या था, यहाँ पर सद्दाम हुसैन को भी बाद में मार दिया गया, फांसी दे दी गई इसी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के माध्यम से। अमेरिका ने यह आरोप इराक पर यह आरोप लगाया कि भाई इराक के पास जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है उसके पास बारूद हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आणविक ऊर्जा स्रोत हैं और वो परमाणु बमों का इस्तेमाल दुनिया में कर सकता है। तो इस तरह से आरोप लगा माफ कीजिएगा, आरोप लगाकर अमेरिका ने इराक पर धावा बोलता और इसे युद्ध को क्या कहा गया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा दो और जो है युद्ध होते हैं, दो और उसके नाम होते हैं। एक का होता है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, 1998 में हुआ था, और चौथा होता आपका ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा 2001 में किया जाता है, जो 9/11 की घटना के बाद। तो इस तरह से 4 टोटल युद्ध होते हैं जो है मिडिल ईस्ट में, खाड़ी देशों में। तो एक का नाम है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली मिलाने के लिए भी आ सकता है कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच में कौन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में कौन थे, ऑपरेशन ठीक है यहाँ डेजर्ट स्टॉर्म में कौन थे, और ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच में कौन थे। तो यहाँ से जो है इराकी फ्रीडम में कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए अब एक बात करते हैं, अगला टॉपिक हुआ हमारा है लोकतांत्रिक राजनीति और जनतंत्रीकरण। अब ये होता है लोकतांत्रिक राजनीति का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति का मतलब होता है लोकतंत्र में जनता के अधिक से अधिक क्या है? भागीदारी, यानी सरकार का गठन जो है लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। इससे पहले जो भी सरकार गठन किया जा रहा था या तो वो सत्ता परिवर्तन के माध्यम से था या शासन को हथियाने के माध्यम से था, लेकिन अब इस लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया में जो सरकार के गठन किसके माध्यम से हो? एक लोकतांत्रिक तरीके से हो, वोट के माध्यम से हो। जैसे भारत में प्रत्येक नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक उसे मत देने का अधिकार है। और इसी लोकतांत्रिक राजनीति में अगर हम बात करें तो भारत में राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में लागू किया गया। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को और मजबूती से प्रदान किया गया, ठीक, मजबूती प्रदान की गई। इसी में जनतंत्रीकरण का मतलब होता है कि लोकतंत्र में जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी को और ज़्यादा मजबूत करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें कि अगर कोई भी सरकार जनता को अगर नापसंद है तो उसे वापस बुलाने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। जैसे राइट टू वोट होता है, इसी प्रकार राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए, बट वर्तमान में ये तो नहीं है। बट इसमें जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी को ही हम लोकतांत्रिक राजनीतिक जनतंत्रीकरण के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में इसको अपनाया जा रहा है। जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है, समानता के साथ जो है राजनीति को और आगे
आगे बढ़ाया जा रहा है, सभी की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है, जो भेदभाव को समाप्त किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसे मजबूत करने की पूरी कोशिश की जा रही है लोकतांत्रिक देशों के द्वारा। उसमें भारत जो है आप भली भांति परिचित हैं, हमारा अपना देश भारत। ठीक है, यहाँ से एक टॉपिक पूछा जाता था। अब एक टॉपिक जहाँ से और क्वेश्चन आते हैं वो है आपका CIS, यहाँ जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। जी हाँ, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, इसकी स्थापना होती है 1991 में। और इस स्वतंत्र CIS के अगर देशों की बात करें तो टोटल 12 देश इसमें शामिल इस संगठन में। किसको लेकर? रूस के साथ। रूस को लेकर 11 अन्य गणराज्य भी इसमें शामिल हैं। तो टोटल 12 गणराज्य इसके हिस्से में आते हैं। इनमें अगर देशों की बात करें तो आर्मेनिया है, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, ठीक है, मोल्दोवा, किर्गिस्तान और भी आदि जो राष्ट्र से समूह को मिलाकर जो CIS राष्ट्रकुलों का जो संगठन बनता है। उद्देश्य इसका यह था कि भाई जो इस राष्ट्रकुल के सदस्य देश हैं उनकी राजनीतिक प्रक्रिया आसान हो, उसमें आपसी संबंध को बेहतर किया जा सके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मजबूती प्रदान की जा सके, सांस्कृतिक मिलाप को आगे बढ़ाया जा सके, भाईचारिक भावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, समानता के सिद्धांत पर कानूनों का निर्माण किया जा सके। यही एक उद्देश्य था किसका? स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है इस चैप्टर से। इसके बाद आप सभी को पता अरब स्प्रिंग, ठीक है, अरब क्रांति से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 1 नंबर से 2 नंबर में क्वेश्चन यहाँ तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अरब क्रांति की बात करें, शुरुआत होती है 2010 में अरब क्रांति की। ठीक है, 2010 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक, और कारण क्या था? अरब जितने भी देश थे, मिडिल ईस्ट के जितने भी अरब देश, उसमें मानव अधिकार का लगातार उल्लंघन हो रहा था। वहाँ पर तानाशाही थी, बेरोजगारी थी, राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत कूट कर भरा हुआ था। जनता की बात शासक द्वारा नहीं पहुंच रही, यानी शासक के पास पहुंच ही नहीं थी। जनता, जो शासक थे वो कह सकते हैं कि खुद स्वयं में विधान पालिका भी थे, कार्यपालिका भी थे, न्यायपालिका भी, यानी अधिकार नियमों को बनाना, नियमों को लागू करना और नियमों को पालन ना करने पर दंड भी देना राजा का काम था। और राजा तानाशाही रवैया अपना रहे थे, जनता के पास बिल्कुल अधिकार नहीं थे, जनता अपना विकास नहीं कर पा रही थी, पूरे राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त था। ठीक है, इस तरह से इसी चीज़ को लेकर लोग तंग आ जाते और अंततः 2010 में पूरे अरब प्रायद्वीप में जो है एक क्रांति का उद्गार होता है, जिसे हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत होती है ट्यूनीशिया। कब? 18 दिसंबर 2010 ट्यूनीशिया से इसकी शुरुआत होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अरब क्रांति की शुरुआत किस देश से होती है? तो अरब क्रांति की शुरुआत होती है ट्यूनीशिया से। ठीक है, किसके के बाद? तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे मोहम्मद बाउजीजी, वो क्या कर लेते हैं? आत्मदाह कर लेते हैं। उन्हें उनका व्यापार करने से रोका जा रहा था। उसके बाद इससे इतना तंग आ जाते हैं कि वो आत्मदाह कर लेते हैं और आत्मदाह करने के बाद पूरे अरब में इस चीज़ को लेकर क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ये जो अरब क्रांति थी ये ईरान को छोड़कर बाकी सभी अरब देशों में क्रांति पूरे जोर शोर से चल रही, चाहे आपका वो इराक हो, आपका हो ओमान, बहरीन, मस्कत, ठीक है, सऊदी अरब, सभी देश इसमें शामिल थे। ठीक है, इस अरब क्रांति का नारा क्या था? जनता की पुकार, शासन का खात्मा हो। क्लियर? 2011 में अरब विरोधियों को टाइम्स ऑफ जो है उसके बाद हम टाइम्स मैगजीन, बहुत बड़ी मैगजीन है, उसके द्वारा इन्हें द पर्सन ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो अरब क्रांति में शामिल नेता थे उन्हें 2011 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया, पीस का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें एक बहुत महत्वपूर्ण घटना, तो यहाँ पर जो मिस्र के राष्ट्रपति थे हुस्नी मुबारक, उनके शासन का अंत हो जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक छोटा सा है बाल्कन क्षेत्र। तो बाल्कन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यूगोस्लाविया जो है गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बढ़ जाता है, जिसमें बोस्निया, हर्जेगोविना और स्लोवानिया और क्रोएशिया ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो ये बाल्कन क्षेत्र था। इसके बाद बाल्टिक क्षेत्र का निर्माण होता है, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ठीक है, एस्टोनिया, बाल्टिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? एस्टोनिया आता है, लताविया आता है और लिथुआनिया आता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1991 में ये तीनों देश यूएनओ में शामिल होते हैं और 2004 में नाटो में भी शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन सारे टॉपिक से। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा आपको पता है कि भाई सोवियत प्रणाली की शुरुआत 1917 में होती है। रूसी क्रांति के बाद 1917 में सोवियत संघ की स्थापना हो जाती है। ठीक है, सोवियत प्रणाली क्या थी?
ठीक है, सोवियत प्रणाली कमजोरियाँ क्या थी, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे, शोक थेरेपी क्या है, शोक थेरेपी परिणाम क्या है, ठीक है, ग्लासnost और पेस्ट्रोइका क्या है, ठीक है, जर्मनी की दीवार जर्मनी का विघटन कब होता है, दीवार कब खड़ी की गई, ये सारे टॉपिक तो ऑलरेडी हमने क्लियर कर रखे हैं और ये आपको आई थिंक पता भी होगा। और ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको हमने अभी नहीं बताई हैं, तो इनको जरूर आप फोकस कीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर के मन जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत